हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड विलेन चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 देखने वाले हैं। और इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं वाष्प दाब के बारे में, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं इंग्लिश में। तो वाष्प दाब क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। सो आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब क्या होता है। तो आप लोग रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। वाष्प दाब क्या होता है इसके बारे में विस्तार से पढ़िए। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में, मीन्स कोई ताप है, ठीक है, एक निश्चित कोई ताप है, ऐसा नहीं कि मतलब वो निश्चित हो, ठीक है, कोई भी ताप हो सकता है, ठीक है। उस पर द्रव तथा उसकी वाष्प के बीच में जो साम्य की अवस्था होती है, ठीक है, उसमें जो वाष्प का दाब होता है उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया है आपको। तो जैसे मान लीजिए एक मैंने क्या किया, यहाँ पे खुला पात्र ले लिया, यहाँ पे देखिए मैंने राइट भी किया है। एक मैंने क्या ले लिया, खुला पात्र, और एक ले लिया बंद पात्र। एक बंद पात्र है, दूसरा क्या है, खुला पात्र है। एक पात्र क्या है यहाँ पे बंद है और दूसरा पात्र क्या है, खुला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो खुला हुआ पात्र है, यहाँ पे बीच में मैंने देखिए यहाँ पे पात्र में क्या भर दिया, द्रव भर दिया। तो यहाँ पे जब मैंने द्रव भर दिया तो ये द्रव क्या है, खुले वाले पात्र से क्या होंगे, तेजी के साथ वाष्पित होना शुरू हो जाएंगे, और ये खुले में क्या करेगा, आसानी से वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। मीन्स ईजिली वाष्पित होगा, मीन्स इससे कोई इसके ऊपर कोई दाब काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ईजिली क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई पैकिंग तो लगाया नहीं गया, इसको पैक नहीं किया गया, तो क्या हो गया, ये ईजिली क्या हो रहे हैं, जहाँ मर्जी जा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक दूसरा पात्र ले लिया। इस पात्र में क्या किया गया, इसको ऊपर से पैक कर दिया गया, मीन्स ये बंद पात्र है। तो बंद पात्र में देखिए नीचे की तरफ क्या भर दिया गया, द्रव भर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से जब वाष्प क्या होंगे, निकलेंगे, तो कहाँ जाएंगे, इस वाले पार्ट में जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ तक देखिए ये क्या है, द्रव है। अब इसके ऊपर कुछ स्पेस था, इस स्पेस में क्या होंगे, यहाँ से ये क्या जाएंगे, वाष्प, ये सभी क्या है, वाष्प है, ठीक है, और ये क्या है, द्रव है। तो यहाँ पर देखिए जब खुला वाला पात्र था तो द्रव किस में परिवर्तित हो रहा था, गैस यानी वाष्प में। मीन्स ये पात्र जब खुला है, खुला हुआ पात्र लेते हैं तो द्रव क्या हो रहा है, गैस में, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जब हम बंद पात्र लेते हैं तो यहाँ पे वाष्प क्या होगा, द्रव में परिवर्तित होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब यहाँ से ये द्रव के पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, ये कण क्या होंगे, जब द्रव यहाँ से वाष्पित होकर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये पात्र क्या है, बंद है, तो यहाँ पे जाके इसकी सतह पे टकराएंगे। तो टकराएंगे तो क्या होगा, फिर पुनः, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकते, ये ऊपर जा नहीं सकते, इसलिए क्या होंगे, यहाँ से टकराने के बाद फिर वापस ये नीचे की तरफ द्रव में ही आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से वाष्पित होंगे, ठीक है, इस द्रव की सतह से वाष्पित होके कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर क्या होगा, पात्र बंद मिलेगा, तो बंद मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ से दोबारा से क्या हो जाएंगे, ये नीचे द्रव की तरफ आना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब द्रव वाष्प में या गैस में परिवर्तित होती है तो इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और जब वाष्प क्या होता है, द्रव में दोबारा से परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। तो अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आप समझ लीजिए, वाष्पीकरण और संघनन। जब द्रव से गैस में, वाष्प में परिवर्तित होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, और जब वाष्प से द्रव में परिवर्तित होगा तो क्या होगा, संघनन की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे बात आपको ये समझनी है कि जिस तरीके से ये जो हमारा पात्र है, इस पात्र में जब हम कोई द्रव लेते हैं बंद पात्र में, तो यहाँ से क्या होते हैं, इसके जो कण निकलते हैं वो क्या होते हैं, वाष्पन की जो इसमें क्रिया होती है कैसे होगी, यहाँ से द्रव के जो कण हैं, देखिए पार्टिकल्स जो निकलते हैं ये कहाँ जाते हैं, इस वाले बंद पात्र में ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर क्या है, बंद है, क्लोज है, तो ये खाली स्थान में वाष्प में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन वाष्प, अब यहाँ पे वाष्प तो बन गया लेकिन ये बाहर नहीं जा सकता, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, वाष्प फिर से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा।
तो ये जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, संघनन होगा। और जब द्रव खुले में होगा, खुले पात्र में होगा तो क्या होगा, जहाँ मर्जी वहाँ जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस होगा द्रव से गैस में परिवर्तन का, वो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। तो ये आपको कुछ टॉपिक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इसको देखिए, हम इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा पात्र है, ठीक है, यहाँ पे वाष्पन की वेग, ठीक है, ये देखिए वाष्पन, यहाँ से वाष्पन हो रहा है, यहाँ क्या संघनन हो रहा है, ठीक है। ये वाष्पन कब होता है, जब ऊपर की तरफ जाता है, द्रव से गैस में बदलता है। तो यहाँ से देखिए ये द्रव से गैस में बदल रहा है तो क्या हो गया, वाष्पन हो गया। और जब गैस से द्रव में बदलेगा तो क्या होगा, संघनन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो B1 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए राइट कर दिया आपको। B1 जो है मान लीजिए मेरा वाष्पन वेग है। V1 क्या है, वाष्पन वेग। क्योंकि देखिए जब यहाँ से द्रव के पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, वाष्पन होता है। वाष्प मतलब द्रव से गैस की तरफ, मतलब वाष्प में जब परिवर्तित होता है तो क्या होता है, वाष्पन कहलाता है। और जब वाष्प से गैस में द्रव में परिवर्तित होता है तो संघनन कहलाता है। तो देखिए ये हमारा जो B1 है इस साइड को, ठीक है, ये इसको मैंने क्या माना है, B1 माना है। तो जो B1 है हमारा है वो क्या है, वाष्पन वेग है। और दूसरे को हमने क्या मान लिया, B2 मान लिया। तो B2 जो मैंने माना है, ये B2 क्या है, संघनन वेग है। B2 क्या है, संघनन वेग, वाष्पन वेग और संघनन वेग, ये दो चीज़ें आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे वाष्पन और संघनन दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखिए इसको, इस पात्र को जब हम क्या करते हैं, स्थिर ताप पे गर्म करते हैं। क्या करते हैं, स्थिर ताप पे गर्म करते हैं। तो स्थिर ताप पे जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, B1 क्या होगा, अधिक होगा B2 से। मतलब B1 अधिक क्या होगा, यहाँ से B1 अधिक वेपराइज होगा और B2 कम होगा, ठीक है, कम इधर आएगा द्रव के तरफ, कम संघनित होगा। तो यहाँ पे देखिए B1 क्या होगा, अधिक, मतलब B1 यहाँ पे अधिक होगा और B2 क्या होगा, कम होगा। किस अवस्था में, जब इसको हम एक निश्चित ताप पे गर्म करेंगे। कुछ समय बाद देखेंगे कि इसमें कुछ परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पे कुछ समय बाद देखेंगे कि B1 घटेगा और B2 बढ़ेगा। अब देखिए ये क्यों घटेगा और ये क्यों बढ़ेगा, B1 क्यों घटेगा, देखिए कारण है इसका घटने का, क्यों घटेगा। अब देखिए जब ये B1 क्या होगा, यहाँ से अधिक तेजी से क्या होगा, पहले निकलेगा तो ये ऊपर की तरफ जाके क्या होंगे, बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। इकट्ठे मतलब मीन्स ये पूरा फुल हो जाएगा पात्र। जब ये फुल हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, जो B2 होगा वो तेजी के साथ कहाँ आना शुरू हो जाएगा, इस द्रव में आना शुरू हो जाएगा, यानी तेजी से संघनित होना शुरू हो जाएगा। तो ये जब तेजी से इधर आना शुरू हो जाएगा तो B1 का मान कम हो जाएगा, किससे, B2 से। अब देखिए B1 कम हो गया B2 से। इसके बाद थोड़ा देर और देखेंगे, कुछ समय अंतराल, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि B1 बराबर हो जाता B2 के। मीन्स जितना इधर से जाएगा उतना इधर से आएगा। मीन्स इधर से वाष्पित हुआ और इधर से संघनित हुआ, तो जितना इधर से वाष्पित होगा उतना इधर से संघनित होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 इजिकल टू B2। तो B1 इजिकल टू B2, यहाँ पे देखिए B1 बराबर है B2 के। तो ये B1 बराबर जो B2 होगा, इसी अवस्था को हम कहते हैं साम्यावस्था। क्या कहते हैं, साम्य अवस्था या साम्यावस्था। तो इस अवस्था को देखिए, यहाँ पे भी मैंने बताया था आपको कि ये साम्यावस्था, साम्य की अवस्था में। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया B1 इजिकल टू B2, इसी को हम कहते हैं साम्यावस्था। अब आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया था आपको, किसी ताप पर, मीन्स यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, गर्म किया है स्थिर ताप पे, मीन्स कोई टेम्परेचर ले लिया, स्थिर ताप ले लिया, ठीक है। उस पर क्या किया गया, द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में, मीन्स कोई ताप लिया और उस ताप पर क्या किया गया, द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब। अब यहाँ पे देखिए साम्य की अवस्था में, ये देखिए साम्य अवस्था कहाँ पे आया, B1 इजिकल टू B2। तो देखिए B1 इजिकल टू B2, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो देखिए साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब। अब देखिए यहाँ वाष्प का दाब क्या है, इधर से जो आएगा B2 यहाँ से क्या आएगा, वाष्प दाब क्या होगा, यहाँ से B2 जो होगा हमारा क्या होगा, वाष्प दाब। तो वाष्प जो दाब लगाएगा किसकी तरफ लगाएगा, द्रव में लगाएगा। तो
तो जो वाष्प दाब लगाता है द्रव की तरफ उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प का दाब, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। मीन्स आपको ये समझ में आया होगा कि कोई निश्चित ताप पर, ठीक है, एक निश्चित ताप लेते हैं जिस पर कोई द्रव उसकी वाष्प के मध्य जो साम्य अवस्था होती है, ठीक है, उस साम्य अवस्था में वाष्प का जो दाब होता है उसी को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। मीन्स अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो टेम्परेचर मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोई टेम्परेचर दिया, निश्चित टेम्परेचर दिया जिस पर ये द्रव क्या हुआ, वाष्पित होना शुरू हुआ। वाष्पित होने के बाद फिर वाष्पन की क्रिया के बाद संघनन की क्रिया हुई। संघनन और वाष्पन की क्रिया जब बराबर हो जाती है तो उस अवस्था को हम साम्य अवस्था कहते हैं। और उस साम्य अवस्था पर जो इसमें क्या होता है, वाष्प दाब होता है, वही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, कुछ चीज़ें मैंने नोट करके राइट करवाया है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे राइट क्या हुआ है। सबसे पहले देखिए, किसी द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित करते हैं जिसे उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाया है, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एक स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, द्रव, एक मतलब पात्र लिया, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंतर्गत मैंने दिखाया इसको। एक पात्र लिया और ये पात्र क्या, खुला हुआ पात्र है। क्या है, खुला पात्र है। इसको आप लिख सकते हैं, ये पात्र क्या है, खुला पात्र है। तो ये जो खुला पात्र है, इस खुले पात्र में देखिए यहाँ पे नीचे हमने क्या लिया, द्रव लिया हुआ है। और इस द्रव में देखिए ये रेड लाइंस मैंने खींचे हैं, देखिए जिग जैक मोशन, जिससे हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति। क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति। तो यहाँ पे जो अणु हैं, ठीक है, ये अणु क्या कर रहे हैं, ब्राउनियन गति करते हुए क्या करते हैं, ये सतह पर, किसकी सतह पर, ये देखिए द्रव के स्वतंत्र तल पर। मीन्स ये जो द्रव है हमारा, द्रव, ये देखिए द्रव जो होता है हमेशा द्रव के यहाँ से पार्टिकल्स नहीं निकल के जाते हैं, बस सतह से ही निकलना शुरू करते हैं। सतह से निकलते हैं। अगर नीचे से निकलना होगा तो कब निकलेंगे, जब इन्हें हम कोई हाई टेम्परेचर देंगे, जब क्वथनांक और क्वथन की बात करेंगे तो वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सतह से क्या करते हैं, द्रव के जो पार्टिकल्स होते हैं, अणु जो होते हैं, वो क्या करते हैं, निकलना शुरू करते हैं। तो यहाँ से जब ये निकलते हैं तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इस ऊपर की साइड आते हैं। तो ऊपर की साइड जब आते हैं, जब ये टक्कर मारते हैं ऊपर की साइड, तो ऊपर से क्या लगता है, ऊपर पूरे ब्रह्मांड में क्या है, वायु भरा हुआ है। तो वायु भरा हुआ है तो वायु क्या करता है, ऊपर से ब्रह्मांड में जो वायु भरा है यहाँ पे वायुमंडलीय दाब लगाता है। क्या लगाता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, ATM, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करता है, वायुमंडलीय दाब लगाता है। तो वायुमंडलीय जब दाब लगाता है तो यहाँ पे देखिए जितना इधर से जब वाष्प दाब जो लगता है उसके बराबर उधर से वायुमंडलीय दाब भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए किसी द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित करते हैं। तो देखिए ये ब्राउनी गति करते हुए और यहाँ पे इसके जो वाष्प हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो अणु हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ब्राउनिन गति करते हुए एक वाष्प में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वायु क्या कर रहा है, वायुमंडलीय दाब, मीन्स वायुमंडल से यहाँ पे क्या लग रहा है, इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब लग रहा है। तो एक जो दाब आरोपित हो रहा है, इस दाब को हम क्या कहते हैं, उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। अब ये बात आपको समझ में आई होगी कुछ। देखिए क्या समझ में आया, एक पात्र लेते हैं खुला, जिसमें क्या भर देते हैं, द्रव भर देते हैं, जहाँ पे जिग जैक मोशन करते हुए, मीन्स ब्राउनियन गति करते हुए जल के जो अणु होते हैं ये वायुमंडल की तरफ, मीन्स ऊपर जल की सतह से ऊपर की तरफ क्या करते हैं, मतलब टक्कर मारते हैं या ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ ऊपर क्या है, वायुमंडल में क्या पूरी वायु भरी हुई है। तो वायु भरी हुई तो वायु क्या करेगा, यहाँ पे, यहाँ से वायुमंडलीय दाब लगेगा इसके ऊपर। तो जो वायुमंडलीय दाब आरोपित करता है, वो जो एक दाब आरोपित होगा वही दाब क्या होता है, वाष्प दाब कहलाता है। वही क्या कहलाता है, इस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है।
तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी मैंने राइट किया है, वाष्प दाब होने पर भी द्रव के अणु पूर्ण रूप से वाष्प में नहीं बदल पाते हैं क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब का विरोध करता है। देखिए मीन्स यहाँ पे बात को समझिए, वाष्प दाब होने पर भी, वाष्प दाब तो लगा रहा, वाष्प दाब हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा, पूर्ण रूप से वाष्पित नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बाहर से वायुमंडलीय दाब एक क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, जो इस दाब का, वाष्प दाब का विरोध करता है। ठीक है, तो जब वाष्प दाब का विरोध करेगा तो क्या होगा, पूर्ण रूप से वाष्पित नहीं हो पाएंगे इसके पार्टिकल्स। तो इसलिए ये जो पात्र है, ये पात्र इसलिए खुला लिया गया कि यहाँ पे आपको दिखाया जा सके कि वायुमंडलीय दाब की वजह से यहाँ पे जो वाष्प दाब होता है वो पूर्ण रूप से वाष्पित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स निकल नहीं पाते हैं क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एक बल आरोपित, मतलब एक दाब आरोपित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पार्टिकल्स को नोट कर लीजिए, इस टॉपिक को, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग स्टडी करेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। मीन्स वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उन कारकों के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति मीन्स द्रव जैसा द्रव होगा उसी प्रकार से उसका वाष्प दाब होगा। तो वाष्प दाब जो होता है वो द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर लिया है, जिस स्ट्रक्चर में हमने दिखाया आपको कि यहाँ पे एक पात्र में क्या कर दिया है, द्रव ले लिया है। ठीक है, अब ये द्रव क्या होगा, ये द्रव के जो पार्टिकल्स हैं, जो अणु हैं, ये क्या है, बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं, बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। जब ये बहुत दूर दूर दिखाई देंगे तो क्या होगा, इनमें जो आकर्षण बल है वो क्या है, बहुत कमज़ोर है, आकर्षण बल बहुत कम है। तो आकर्षण बल कम होगा तो इसलिए ये क्या होंगे, इनमें गतिज ऊर्जा अधिक होगी, और गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो इनका वेग क्या होगा, अधिक होगा, और अधिक वेग होने के कारण ये तेजी के साथ टक्कर मारेंगे। कहाँ पे, द्रव की स्वतंत्र सतह पर। ठीक है, और जो द्रव की सतह होगी इस पर तेजी के साथ टक्कर मारेंगे, और जब ये तेजी से टक्कर मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनका वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। और इसका जस्ट उल्टा भी होगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा देखिए क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा ये होगा कि अगर मान लीजिए यदि अणुओं के आकर्षण बल अधिक, तो क्या होगा, अगर इसके आकर्षण बल अधिक हो जाए, मीन्स इसको बहुत पास कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि पास अणु हो जाएंगे तो गति नहीं कर पाएंगे फास्ट, तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। अब जब गतिज ऊर्जा कम होगी तो इसका क्या होगा, जब गति कम होगा तो वेग भी कम हो जाएगा। तो जब वेग कम होगा तो क्या होगा, इनमें टक्कर क्या करेंगे, ये धीरे धीरे मारेंगे, मीन्स ये बहुत स्लो टक्कर मारना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे टक्कर मारेंगे, इसलिए इनका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने राइट कर दिया है अच्छी तरीके से, द्रव की प्रकृति। अब देखिए यहाँ पे द्रव की प्रकृति में देखिए राइट, यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको समझाया वो चीज़ें राइट भी कर दिया हूँ। यदि अणुओं में आकर्षण बल कम है, मीन्स अगर अणु के बीच में आकर्षण बल कम है, मीन्स ये बहुत क्या है, दूर दूर है थोड़ा, तो क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा। तो आकर्षण बल कम होगा तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी, और गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो वेग अधिक होगा, वेग अधिक होगा तो तेजी से टक्कर मारेंगे, किस पर, द्रव की स्वतंत्र सतह पर। इसके बाद इसमें वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि तेजी से टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। इसका जस्ट उल्टा भी सही है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया, यदि अणु में आकर्षण बल अधिक है, अगर अणु में क्या कर दिया, अणु पास हो जाए तो क्या होगा, आकर्षण बल अधिक हो जाएगा। आकर्षण बल अधिक हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन्स इनमें गति, अणुओं के बीच में गति कम हो जाएगी। अब गति कम होगी तो वेग भी कम हो जाएगा इनमें। अब जब गति कम हो जाएगी तो वेग क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, इसकी वेग कम हो जाएगा, ऊपर जाने का जो वेग है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, टक्कर ये धीरे धीरे मारना शुरू करेंगे, क्योंकि जब इसमें जो गति होगी वो कम हो जाएगी तो क्या होगा, टक्कर भी धीरे लगेगा, तो इसमें वाष्प दाब भी कम होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसमें देखते हैं आगे।
तो अब इसमें देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोल, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिए पेट्रोल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, जैसे शहद, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए, आगे फिर लिखिए इसको एग्जाम्पल पेट्रोल, और यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल के लिए शहद। अब देखिए पेट्रोल क्या होगा, पेट्रोल बहुत तेज़ी के साथ वाष्पित होता है, ठीक है। अगर पेट्रोल को रख देंगे इस तरीके से पात्र में तो वो बहुत तेज़ी के साथ वाष्पित हो जाएगा, लेकिन अगर शहद को रखेंगे तो क्या होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, इसका एग्जाम्पल भी हो गया। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा कारक, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है, इसके पहले पहला कारक हमने पढ़ लिया। अब दूसरा कारक देखते हैं। दूसरा कारक है ताप, टेम्परेचर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। यदि द्रव के ताप में वृद्धि कर दी जाए, मीन्स ये देखिए, ये मैंने एक पात्र लिया, इस पात्र में द्रव भर दिया और इस द्रव पे क्या कर दिया, यहाँ से हमने क्या दे दिया, ताप दे दिया, टेम्परेचर दे दिया कोई, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, यदि द्रव के ताप में वृद्धि, अब यहाँ ताप में क्या किया जाए, वृद्धि किया जा रहा है। जैसे जैसे वृद्धि की जाएगी, जैसे ताप में जैसे जैसे वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी। क्या होगी, मीन्स जो अणु होंगे इनकी ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगी, अधिक तेजी के साथ बढ़ेगी। और ऊष्मीय ऊर्जा जब बढ़ेगी तो इनमें गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग तेज हो जाएगा, वेग तेज होगा तो इसमें भी टक्कर क्या होंगे, तेजी से होने लगेंगे, ठीक है। टक्कर तेजी से लगाने लगेगा। ये जब तेजी से टक्कर करेगा तो क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। तो मीन्स ताप का भी इफेक्ट होता है, मीन्स वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में ताप भी एक कारक है जो वाष्प दाब को प्रभावित करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अब देखिए कुछ चीज़ें राइट की हुई हैं। द्रव विलयन का वाष्प दाब, अगला हमारा जो टॉपिक है द्रव विलयन का वाष्प दाब। अब द्रव विलयन का वाष्प दाब में देखिए दो द्रव लिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो द्रव का मतलब हो गया, एक द्रव मान लीजिए इसमें दो द्रव हैं, एक ए है और एक द्रव यहाँ पे क्या है, बी है। मीन्स ए प्लस बी, दो द्रव यहाँ पे लिए गए हैं आपस में, ठीक है। अब ये दोनों द्रव को क्या किया गया है, कह रहा माना एक विलयन में दो द्रव ए व बी हैं जिनके आंशिक दाब पी ए व पी बी हैं। मीन्स जो ए है उसको हमने क्या मान लिया, पी ए, मीन्स एक को मान लिया पी ए और दूसरे को मान लिया पी बी। तो इसके जो आंशिक दाब हैं वो क्या है, पी ए और पी बी हैं। तो अब देखिए जब पहले विलयन ए का दाब क्या हो गया, पी ए, और इसका आंशिक दाब पी बी हो गया, तो कह रहा विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर क्या होगा। तो विलयन का वाष्प दाब बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर, मीन्स पी से वाष्प दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ये जो कि मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि किसी विलयन में अगर दो क्या है, दो प्रकार के क्या है द्रव हैं ए और बी, तो उनमें क्या होगा, उनका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। मीन्स एक और दो दोनों का क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बराबर क्या होगा, वाष्प दाब होगा। तो आप इसको राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं हम। द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या होता है। तो द्रव वाष्प विलयन का जो वाष्प दाब होता है, द्रव विलयन का वाष्प दाब जो होता है उसको हम अलग तरीके से एग्जाम्पल से देखिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पात्र लिया जिसमें क्या ले लिया, द्रव ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक सिंगल द्रव लिया गया है, लेकिन एक और पात्र लिया, इसमें दो प्रकार के द्रव ले लिए, एक द्रव वाष्पशील है और एक द्रव क्या है, अवाष्पशील है। मीन्स वाष्पशील द्रव और अवाष्पशील द्रव दोनों इसमें लिया गया है। ये देखिए मैंने रेड तरीके से राइट किया, तो ये क्या हो गया, द्रव का अवाष्पशील हो गया और ये वाष्पशील द्रव हो गया, जो ब्लैक डैश लगाया मैंने। अब देखिए यहाँ पे जो वाष्पन होगा इसमें किस तरीके से होगा, यहाँ पे द्रव के जो अणु हैं क्या हैं, ये जो द्रव के अणु हैं जब यहाँ से वाष्पित होंगे द्रव की सतह से, तो ये जो वाष्प बनेंगे, ठीक है, जो गैस बनेंगे, ठीक है, जो वाष्प बनेंगे वो क्या होंगे, दोबारा से वहाँ से तेजी के साथ क्या होंगे, संघनित होंगे। क्या होंगे, तेजी से संघनित होंगे। लेकिन
यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो दाब होगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा क्या होगा, ये वाष्पशील और अवाष्पशील दोनों हैं यहाँ पे, तो दोनों है तो सतह पे दोनों टकराएंगे, मीन्स वाष्पशील और अवाष्पशील दोनों टकराएंगे। तो इसमें क्या होगा, इस सतह से जो अणु होंगे वो क्या होंगे, बहुत स्लो जा पाएंगे। तो स्लो जा पाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जब ये स्लो जा पाएंगे तो यहाँ से भी तो दाब कम लगेगा। तो जब दाब कम लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाष्पित अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाष्पित अणुओं की संख्या अधिक होगी। ठीक है, क्यों अधिक होगी, क्योंकि यहाँ तेजी के साथ, मीन्स सिंगल है, मतलब जो अणु है क्या है, यहाँ पे केवल द्रव है, तो द्रव केवल सिंगल है तो तेजी के साथ वाष्पित होगा, क्योंकि सतह खाली है, केवल द्रव है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए वाष्पशील और अवाष्पशील दोनों हो जाएंगे तो यहाँ पे सतह पे क्या हो जाएगा, ये दोनों आएंगे और दोनों जब दोनों स्पेस लेंगे तो क्या होगा, स्पेस कम पड़ेगा, तो यहाँ पे वाष्पन की अणुओं की संख्या कम होगी, और यहाँ पे स्पेस ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पे वाष्पित अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो जो ज़्यादा होगा उसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब अंश अधिक है तो उसे हम क्या कहते हैं, P0 से डिनोट कर लेते हैं, और अगर वाष्प दाब कम है तो उसे P या PS से डिनोट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो अंतर मिलता है, ठीक है, ये P और P0 के बीच में कुछ अंतर आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाष्प दाब अधिक है, यहाँ वाष्प दाब कम है, तो इनके बीच का जो अंतर होता है वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। मीन्स इन दोनों के बीच में, P0 और PS के बीच में जो अंतर उत्पन्न होता है, जो कमी मिलती है हमें, वो जो कमी है वो क्या होती है, वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है, P0 माइनस PS। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको राइट कर लीजिए। सो अभी आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, इसका नोट्स बना डालिए और इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में भी पूछा गया कई बार। तो आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ अलग तरीके से स्टडी करने वाले हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए आप लोग स्टडी कीजिए, इसको नोट्स बनाइए, और जो चीज़ें समझ में ना आए कभी तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसको दोबारा से बताने की कोशिश की जाएगी, और आप लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।